नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस यूपी पर। तो गाइस, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसको हमने समझा था। सबसे पहले हमने समझा था कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। फिर हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य आदि हमने अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। ये हमारा वीडियो है पार्ट 2। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आए। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व तथा अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उपयोगिता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ जो हमेशा एग्जाम में पूछता है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार से जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार से उसे जाकर जरूर चेक करिएगा ताकि ये आपको समझ में आए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या कार्यक्षेत्र क्या क्या है। फिर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक के जीवन में क्या क्या उपयोगिताएं हैं तथा क्या क्या महत्व है। ओके, उससे पहले हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या कार्य क्षेत्र। देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। जैसे हमारा हो जाएगा वंशानुक्रम, विकास, वैयक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षण विधियां आदि। जो हमारा है निर्देशन एवं परामर्श तथा मापन एवं मूल्यांकन, वो सभी हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र या क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं आ जाती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता अथवा अन्य पूर्वजों से जन्म से लगभग 9 माह पूर्व प्राप्त करता है। ओके, इतना क्लियर है। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा है या पड़ता है। ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। शारीरिक संरचना, मूल प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, व्यावसायिक क्षमता आदि पर व्यक्ति के वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए शैक्षिक विकास की दृष्टि से अनुक्रम का अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। ओके, मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है तथा जन्म के उपरांत विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो है वैयक्तिक भिन्नता। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्णतया समान नहीं होते हैं। सामाजिक, शारीरिक व मानसिक गुणों में व्यक्ति एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में ऐसे छात्रों का सामना करना पड़ता है जो परस्पर काफी भिन्न होते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी कक्षाओं में अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग बच्चे आते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और हमें ऐसे बालकों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण कक्षा की आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो है व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है, जैसा कि हमने अभी आगे समझा था। ओके, मानव के विकास तथा उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ओके, जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में समझा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ये हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पार्ट 1 वीडियो में देखा है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार से जाकर देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्लियर होता चले और आप अपनी नोट्स भी प्रॉपर लिखते हुए बनाते चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत न आए। ठीक है, अब हम देखते हैं अधिगम प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम निर्माण। इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से सहायता करता है वो हम देखते हैं।
अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख आधार अधिगम है। अधिगम का अर्थ है सीखना, ठीक है। सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये तो हम सभी को पता है, अगर हम कुछ सीखेंगे ही नहीं तो हमारा शिक्षा लेना व्यर्थ है। हम कैसे शिक्षा लेंगे जब हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धांतों तथा विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धांत, विधियों के ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझने तथा उसे दूर करने में विभिन्न उपायों से भी भलीभांति परिचित हो। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है तथा शैक्षिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, यह जानना भी अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओके, अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया का एक जीवंत अंग स्वीकार किया गया है। ये तो हम सभी को पता ही है कि पाठ्यक्रम आज के समय में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाठ्यक्रम होता है तो कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अपने आप से भी, घर पर भी, कोई भी जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक है वो भी स्वाध्याय विधि से, मतलब कि स्वयं अध्ययन करके अपने घर पर ही अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकता है, जो कि पाठ्यक्रम निर्माण के द्वारा ही संभव है। और ये पाठ्यक्रम निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कार्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से ही पाठ्यक्रम का भी निर्माण होता है तथा शिक्षण विधियां भी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, तथा पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा ही पाठ्यक्रम निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभिन्न स्तरों के बालकों व बालिकाओं की आवश्यकताओं, विकासात्मक विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। ओके, अब है मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षण विधियां। मानसिक स्वास्थ्य में आएगा, अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जब तक अध्यापक तथा छात्रगण मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक प्रभावशाली शिक्षण विधि संभव ही नहीं है। ओके, इसीलिए दोनों को जरूरी है कि वो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो। ओके, अब देखते हैं हम शिक्षण विधियां। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ हो सके। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब छात्रों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो अध्ययन में सफलता मिलना संदिग्ध होगा। ये तो हम सभी को पता है कि अभिप्रेरणा कितना ज़रूरी है अधिगम के लिए। कोई भी अधिगम अगर रुक जाती है तो वहाँ पर अभिप्रेरणा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ओके, इसीलिए ज़रूरी है व्यक्ति को समय पर अभिप्रेरणा मिले अधिगम की प्रक्रिया में। ओके, आगे देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तब जाकर शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। ओके, अब आएगा हमारा जो 9 पॉइंट है, निर्देशन तथा परामर्श तथा इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन। निर्देशन एवं परामर्श में देखते हैं, शिक्षा एक अत्यंत व्यापक तथा बहुआयामी प्रक्रिया है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। समय समय पर छात्रों को तथा अन्य व्यक्तियों को शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी को पता है कि हम सभी के जीवन में निर्देशन तथा परामर्श का कितना ही महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे सही निर्देशन और परामर्श मिल जाए तो वह सही दिशा में अपना कार्य करके एक सफल व्यक्ति बन सकता है, और अगर उसे गलत निर्देशन एवं परामर्श मिलता है तो वह जीवन में वह नहीं हासिल कर पाता जो वह चाहता है। ओके, इसीलिए जरूरी है कि उसे सही निर्देशन एवं परामर्श दिया जाए, जिसमें हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अब आगे देखते हैं, छात्रों को किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहिए, किस व्यवसाय में वे अधिकतम सफलता अर्जित कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान कर पाता है। ओके, ये हम सभी को पता है। अब आगे देखते हैं हम मापन व मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है।
मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों की सामर्थ्य, रुचियों तथा परिस्थितियों का ज्ञान होता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षण अधिगम की सफलता, असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ओके, मापन मूल्यांकन के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि बालक किस स्तर तक ज्ञान प्राप्त किया है। ओके, इतना समझ में आ गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे, इसीलिए प्लीज़ एक बार से जाकर उसे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ओके, अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या क्या है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, इससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था तीनों ही दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व व उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित महत्व हैं। अब देखते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसे आप जब एग्जाम में आए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व तो आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करिएगा जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में तथा प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने में और बालकों की समस्याओं को समझने में पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा 8 पॉइंट जो हमारा है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग, पाठ्यपुस्तकों की रचना और विद्यालयों में अनुशासन, ये इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अध्यापक के लिए मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है, कैसे उपयोगिता है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की, वो हम समझ लेते हैं एक बार से। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। ओके, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में जुड़े हुए हर व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अध्यापक कक्षा में चलने में वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया का निर्देशक होता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके अनेक शैक्षिक विकास का रास्ता साफ करता है। अतः अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण व उपयोगी है। ओके, इतना समझ में आ गया। अध्यापक जो टीचर हमारे होते हैं या जो हम बनने वाले हैं फ्यूचर में, हमारे सामने विभिन्न प्रकार के बालक होंगे जिनके सामने हम सीखने की प्रक्रिया रखेंगे, उनको हम कुछ न कुछ ज्ञान देंगे, वो अर्जित करेंगे उस ज्ञान को। तो इसीलिए हमें विभिन्न बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं आदि को जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा उपयोगिता एवं महत्व है। हम उसे जाने रहेंगे तभी हम बालकों के भिन्नताओं एवं रुचियों के बारे में जान पाएंगे और उन्हें उस हिसाब से ज्ञान दे पाएंगे और वे ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ओके, अब आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। यानी कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, हमें बालकों की विभिन्नताओं का ज्ञान होगा, उनके विकास, उनकी विशेषताओं, उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं आदि का ज्ञान होगा, तभी हम उन्हें कुछ सिखा पाएंगे, अर्थात उन्हें हम कुछ सिखाने में असफल ही होंगे। ठीक है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अब हम आगे देखते हैं, आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अतः शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए, छात्रों के सीखने को सरल, सहज व आनंददायक बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। ओके, छात्रों की रुचि, योग्यताओं, आवश्यकता, परिस्थिति आदि के अनुरूप शिक्षण कार्य करने के लिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान, बोध, कौशल तथा शिक्षण विधियों में निपुण होना या निपुणता होना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि हमने अभी आगे समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होता है। ओके, तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखना सीखता है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है, जिससे अध्यापक एक प्रभावशाली शिक्षण कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, जैसा कि हमने अभी आगे समझा था शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में तथा महत्व में।
ओके। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के सर्वांगीण विकास के विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन तथा मूल्यांकन की नवीन विधियों से भी परिचित कराता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। ये पूछता है एग्जाम में। अभी इस बारी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा था, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कोई एक विधि लिखिए। ओके, तो अब हम समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को समझने, नियंत्रित करने, अनुमान लगाने तथा उनमें परिमार्जन करने से संबंधित है। जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है जिससे वह छात्रों के व्यवहार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं संकलित कर सके। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है और व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जिन विधियों को प्रयोग में लाता है उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां कहते हैं। ओके, ये क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां निम्न है। जैसे हो गया हमारा अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक, तुलनात्मक तथा मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि। ये नैदानिक लिखिएगा आप, यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा। नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा वो है हमारा प्रयोगात्मक विधि तथा ये जीवन इतिहास विधि भी और विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये सभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर प्रयोगात्मक विधि हम एक बार से देख लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे हम एक एक विधियां करके देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। ओके, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप कॉपी में स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये पूछता है, अन्यथा अगर एक कोई शिक्षण विधि पूछेगा तो भी आप प्रयोगात्मक विधि लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा वैध तथा विश्वसनीय विधि माना जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अंतर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियों में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब इससे पहले हम प्रयोगात्मक विधि समझने से पहले समझेंगे कि अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। अंतर्दर्शन विधि जो है, अंतर्दर्शन, अंतर का अर्थ हुआ अंतर, यानी कि व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, उसे हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। वो अपने अंदर खुद यानी कि स्वयं देखता है, स्वयं का अध्ययन यानी कि अंतर्दर्शन विधि। तथा बहिर्दर्शन विधि जो हमारा होता है वो कोई अन्य व्यक्ति हमारा बाहरी व्यवहार देखकर अध्ययन करता है, उसे हम बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अंतर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियों में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जो अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति स्वयं को अंतर्दर्शन करता है, यानी कि स्वयं का अवलोकन करता है, तथा बहिर्दर्शन विधि में जब अवलोकनकर्ता अवलोकन करता है तो व्यक्ति बाहरी दिखावा भी कर सकता है। इसीलिए ये विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं है तथा ये वैध तथा विश्वसनीय नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है और इसमें कोई भी जो हमारा रिजल्ट होता है वो वैध और विश्वसनीय नहीं मिलता है। ओके, तथा प्रयोगात्मक विधि में हमारा जो रिजल्ट होता है वो वैध तथा विश्वसनीय होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। व्यक्ति के एक ही प्रकार के व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि अवलोकनकर्ता के लिए सदैव यह संभव नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणों को जान सके। इसके अतिरिक्त अवलोकन विधियों के द्वारा कार्य कारण संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती है। ओके, इतना क्लियर है? प्रयोगात्मक विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस वीडियो में प्रयोगात्मक विधि को समझने के लिए चुना है तथा हम प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है तथा नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम अब। कार्य कारण व संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि प्रयोगात्मक विधि में हमारा जो होता है कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है, तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यानी कि जो अवलोकन करता या जो प्रयोगकर्ता होता है वह किसी नियंत्रित परिस्थिति में, जो कि सिर्फ प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, वह एक नियंत्रित परिस्थिति में कार्य कारण व संबंध स्थापित करता है तथा प्रयोग करता है अपने प्रयोगशाला में। अपने द्वारा नियंत्रित एक परिस्थिति में वह अवलोकन करता है तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम प्रयोगात्मक विधि के सोपान या पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा है अध्ययन समस्या, स्टडी या प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा परिकल्पना निर्माण, प्रयोग अभिकल्प तथा प्रतिदर्श का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तथा डाटा कलेक्शन यानी कि समंक संकलन। सिक्स पॉइंट जो हमारा परिणाम का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डाटा, तथा परिणाम का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ये जो हमारे हैं 7 पॉइंट, ये हमारे प्रयोगात्मक विधि के सोपान या पद हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। जैसा कि हमने अभी आगे डिस्कस किया था कि अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि मनोवैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक विधि नहीं है, तथा प्रयोगात्मक विधि जो हमारा है, इसमें जो हमारा विशेषज्ञ या प्रयोगकर्ता होता है वह एक नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन करता है। इसीलिए यह एक वैज्ञानिक विधि है जो प्रयोगशाला में होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में होता है तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है। आप ये पॉइंट लिख कर रखिएगा कि इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में अध्ययन करता है तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है प्रयोगात्मक विधि में। ओके, आगे देखते हैं। इससे प्राप्त निष्कर्ष वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। जैसा कि हमने अभी आगे देखा था तथा समझा था कि प्रयोगात्मक विधि में हमें वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तथा अंतर्दर्शन व बहिर्दर्शन विधि में हमें वैध और विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि अंतर्दर्शन में व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, तो हमें सामान्य सी बात है कि कोई व्यक्ति अपना स्वयं का अध्ययन करके हमें अपनी कमियों की जानकारी तो देगा नहीं, और वह अपनी बातों को अपने तक ही दबा लेता है। और बहिर्दर्शन विधि में बाहरी दिखावे की वजह से भी हमारा वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रयोगात्मक विधि में हमारा वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, तथा यह एक वैज्ञानिक विधि है। इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इस विधि में परिस्थितियों पर वैज्ञानिक का नियंत्रण रहता है, इसलिए इस विधि से कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आगे समझा। ओके, थर्ड पॉइंट, इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है। ओके, तथा पशुओं पर प्रयोग करके परिणामों को मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ओके, ये समझ में आ गया कि हम पशु पर प्रयोग करके तथा मनुष्यों पर इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाना अत्यंत कठिन अथवा असंभव होता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि प्रयोगकर्ता भौतिक परिस्थितियों पर तो नियंत्रण रख लेंगे, पर व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण उनका नहीं हो पाता है अथवा असंभव होता है। यह हमारे प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, प्रयोग चाहे कितनी सावधानी से किया जाए, उसमें कुछ न कुछ कृत्रिमता अवश्य ही आ जाती है, अन्यथा कुछ न कुछ हमारा जो दिखावापन होता है वो अवश्य ही आ जाता है, जिसके कारण परिणामों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना कठिन या असंभव होता है, जैसे बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना कठिन और अवांछनीय होता है।
ये हम सभी को पता है कि बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करना अवांछनीय तथा कठिन होता है। ओके। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अस्वाभाविक तथा आडंबरपूर्ण अर्थात दिखावा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ओके। अब जो हमारा है फिफ्थ पॉइंट, व्यक्ति को न केवल बाह्य कारक बल्कि उसकी आंतरिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं। प्रयोगकर्ता बाह्य कारकों पर नियंत्रण कर सकता है, परंतु आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं होता है। ओके, ये लाइन क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब बटन ऑन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आए, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।